नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, अपने देश के अंदर एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति विकसित कर दी गई है जिसमें जितने भी गैर हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर एक नारा लगता है, अंग्रेजी से बैर नहीं, हिंदी तेरी खैर नहीं। जबकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है, हिंदी देश की भाषा है। अंग्रेजी वो भाषा है जिस भाषा के कारण हम सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहे। और ये जो इलीट हैव्स और हैव नॉट के बीच जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन फिर भी अंग्रेजी से किसी को बैर नहीं है। लेकिन हिंदी के बारे में कहा जाता है कि हिंदी इज नॉट अलाउड, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो ठाकरे बंधु हो, चाहे वो M.K. स्टालिन हो, या उनसे पहले उनके पिता M. करुणानिधि रहे हो, या फिर जयललिता रही हो, या फिर कर्नाटका में S. सिद्धारमैया की सरकार रही हो। जितने भी लोग हैं ये सभी के सभी अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी से इनको दिक्कत है। अभी ये बातें सबसे पहले उजागर क्यों हुई? इसलिए कि महाराष्ट्र सरकार ने एक नीतिगत फैसला किया जिसमें कि हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में वहां अनिवार्य भारतीय भाषाओं के तहत हिंदी को वहां पर एग्जीक्यूट किया। लेकिन उस फैसले का विरोध करते करते सड़क पर आ गए ठाकरे बंधु भी, और जितने भी विपक्ष में राजनीतिक दल हैं वहां पर सब कोई। और उसके बाद परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि अंततोगत्वा देवेंद्र फडणवीस की सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ा और कहना पड़ा कि नहीं भाई, हिंदी की पढ़ाई हमारे यहाँ नहीं होगी, केवल दो भाषाओं में पढ़ाई होगी, या तो मराठी होगा या फिर अंग्रेजी होगा। तो ये सवाल यही है कि हिंदी से क्या दिक्कत है, तो सवाल समझने की आवश्यकता है। ऐसा आज पहली बार बना है, ऐसा नहीं है। दो तरह की भावना है। एक तो लगता है जो गैर हिंदी भाषी राज्य है उनको लगता है कि हिंदी का अगर प्रवेश होगा हमारे राज्य में तो न केवल भाषा के माध्यम से बल्कि हमारी संस्कृति पर भी उसका असर पड़ेगा। और वो तुलना करते हैं कि जैसे देखिए कि जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, ऐसे राज्यों में जहां हिंदी का ज़्यादा विरोध है वहां पर वहां की स्थानीय संस्कृति बची हुई है। ये बातें उनके दिमाग में बैठा दी गई है। तो एक कारण है कि स्थानीय भाषा बची हुई है, मतलब स्थानीय संस्कृति, भाषा का संबंध संस्कृति से भी है। और भाषा और संस्कृति दोनों का विकास और संरक्षण सत्ता के संरक्षण में ही हो सकता है। ये बातें उनके दिमाग में एकदम बैठा दी गई है गैर हिंदी भाषी राज्यों में। और इसीलिए और उनको लगता क्या है कि हिंदी से खतरा है, क्योंकि हिंदी प्रदेश के जितने भी लोग हैं वो गैर हिंदी भाषी राज्यों में जाकर माइग्रेटेड हैं। आप देखिए, माइग्रेशन जो होता है देश के अंदर, चाहे वो नौकरी के लिए हो चाहे पढ़ाई के लिए हो, वो हिंदी प्रदेशों से गैर हिंदी भाषी राज्यों में होता है। जैसे बिहार से होता है, उत्तर प्रदेश से होता है, मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान से होता है। और ये सभी लोग जाते कहाँ हैं? जाते हैं महाराष्ट्र, जाते हैं कर्नाटक, जाते हैं गुजरात, जाते हैं तमिलनाडु, जाते हैं केरल। क्यों? इसलिए कि विकास जो हुआ है देश के अंदर वो उसमें भी कहीं ना कहीं असंतुलन है। आप कुछ एक समझने का प्रयास कीजिए कि भारा समानीकरण की नीति जो 1956 में आई, उसके बाद से जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो देश में हुआ, औद्योगिकरण, पहले कहाँ हुआ था? टाटानगर बना था, रांची, धनबाद, बोकारो, ऐसे जगह पे इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे थे अंग्रेजों के ज़माने में और आज़ादी के पहले 5-7 वर्षों के अंदर। क्यों? इसलिए कि इन इलाकों में खनिज पदार्थ था। इसीलिए औद्योगिकरण कहाँ हो रहा था? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, जहाँ खनिज उपलब्ध थे। लेकिन एक साजिश के तहत जब भारा समानीकरण की नीति लाई गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि चाहे आप कोयला धनबाद से पटना ढुलाई करवाइए या फिर धनबाद से आप तिरुवनंतपुरम कोयले की ढुलाई करवाइए या लोहे की ढुलाई करवाइए रेलवे से, आपको भाड़ा एक जैसा देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप कोयला धनबाद से, जो कि लगभग 200-250 किलोमीटर होगा पटना, धनबाद से पटना लाइए तो भी रेलवे में माल ढुलाई उतना ही देना पड़ेगा जितना
2000 किलोमीटर आप ले जाएंगे आप कन्याकुमारी अगर धनबाद से कोयला, तो जितना भाड़ा देना होगा उतना ही भाड़ा देना होगा पटना के लिए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि जो औद्योगिकरण खनिज बहुल क्षेत्रों में हो रहा था, वो औद्योगिकरण कहां होने लगा? ऐसे जगहों पे जहां से बंदरगाह नजदीक थे, जहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना आसान हो। उसका नुकसान हुआ किसे? तो विशेष रूप से उन बिहार जैसे राज्यों को। तो फिर उद्योग धंधे लगने बंद हो गए। उद्योग धंधे कहां लगे? महाराष्ट्र में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में। यह सबसे बड़ा कारण रहा। और फिर रोजगार जहां नहीं रहेगा वहां से लोग कहां जाएंगे? जहां रोजगार मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस रहा। तो डिफरेंस के पीछे कारण क्या रहा? केवल और केवल राजनीति में चूंकि दबदबा जो है वो बिहार जैसे राज्यों का नहीं था, इसलिए ऐसा फैसला बिहार विरोधी या हिंदी भाषी राज्य विरोधी फैसला लेने के परिणाम स्वरूप इस प्रकार का फैसला आया। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा क्या पाया गया? जो एंटी भारत तत्व जो भारत के अंदर थे या भारत के बाहर भी थे, आजादी से पहले से भी गैर हिंदी भाषियों को हिंदी से डराया गया कि ये तो कब्जा कर लेगा, ये तो कब्जा कर लेगा सभी जगहों पे, और कब्जा करेगा तो आपकी संस्कृति को खत्म कर देगा। ये भय उत्पन्न किया गया। भय उत्पन्न क्यों किया गया? इसलिए किया गया जिससे हम कहते हैं ना कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए, डिवाइड एंड रूल। जैसे कहा जाता है ना कि फलाने की आबादी बढ़ जाएगी, फलाने का ये हो जाएगा, फलाने का ये हो जाएगा, तो फिर आप कहां जाएंगे? फलाना ही आपकी नौकरी खा जाता है, फलाना ही आपका हक खा जाता है। तो इस तरह की बातें, तो वही चीजें हिंदी के साथ इन राज्यों को डराया गया कि ये लोग आपकी नौकरी खा लेंगे, ये लोग आपकी संस्कृति को तबाह कर देंगे। तो इस प्रकार से डराकर उन लोगों को हिंदी से डराया गया। तो उसके पीछे जो मकसद था यही कि डिवाइड एंड रूल, कि हिंदुस्तान अगर बटा हुआ रहेगा तो हिंदुस्तान का शोषण करने वाली जो ताकतें थी, शोषण आर्थिक रूप से भी, शोषण सांस्कृतिक रूप से भी, ऐसी ताकतों का हित साधता था। और हित साधने के लिए भाषा सबसे बड़ा हथियार बना उनका। इसलिए आपने देखा कि आजादी के तुरंत बाद तमिलनाडु से एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसका नाम ही था हिंदी विरोधी आंदोलन। आजादी के कुछ ही वर्षों के बाद की ये बात है। और फिर भाषा के आधार पर कितनी हिंसा हुई है देश के अंदर, इसके हम लोग प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं। तो सबसे मूल कारण जो है कि भारत को बांटने वाली जो ताकतें हैं, उन ताकतों के निशाने पर हिंदी है। क्योंकि हिंदी सबको जोड़ सकती है, हिंदी हिंदुस्तान की पहचान बन सकती है। लेकिन ऐसे लोग नहीं चाहते। अंग्रेजी इनके लिए कोई खतरा नहीं है। क्योंकि खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि अंग्रेजी भाषा से किसकी संस्कृति का बोध होता है? उच्चता का बोध होता है। उच्चता का मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का बोध होता है। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हुए लोग जमीन से कभी जुड़ेंगे नहीं। तो जमीन पर काम कौन करेगा? जमीन पर अगर वो जमीन से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो जमीन पर कौन काम करेगा? जो इस देश को तबाह होते देखना चाहते हैं, वो शक्तियां जो देश को कमजोर करना चाहती है। लेकिन हिंदी का अगर विकास होता है तो हिंदी कहां जाएगी? हिंदी जमीन से जुड़ेगी। लेकिन जमीन से जोड़ना और जुड़ना ऐसी ताकतों को पसंद नहीं है जो इस देश को टुकड़ों में विभाजित करना चाहती है। तो मूल कारण यही है। चाहे वो ठाकरे बंधु हो, ठाकरे बंधु को लगता है कि अगर हिंदी की ब्यार बहेगी तो फिर उनकी जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, उनकी जो स्थानीय लोकल जो लीडरशिप है, जिसे हम कहते हैं ना कि माने एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं विखंडन की राजनीति, तोड़ने की राजनीति। अगर वो उनकी मराठी पहचान जब तक बड़ी है और भारतीय पहचान उनकी जब तक छोटी है, तब तक ही उनकी राजनीति चल रही है। जिस दिन वहां भारत की पहचान बड़ी हो जाएगी, उस दिन क्षेत्रीय छत्रपों की राजनीति नहीं चलेगी। चाहे वो जो भी स्थानीय राजनीतिक दल होते हैं,
वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये सब के सब नेशनल इंटीग्रिटी के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए ये खतरा होते हैं। और ऐसी चीजें इन लोगों को बहुत ही सूट करती है, बहुत ही सूट करती है। वो हर चीज इनको सूट करती है जिससे पूरा हिंदुस्तान जुड़ता है, जुड़ाव महसूस करता है, भावनात्मक लगाव महसूस करता है। तो भावनात्मक लगाव किस चीज से महसूस करेगा? हिंदी से करेगा, मराठी से करेगा, तमिल से करेगा, तेलुगु से करेगा, कन्नड़ से करेगा, मलयालम से करेगा, मैथिली से करेगा, हरियाणवी से करेगा, राजस्थानी से करेगा। लेकिन वो इमोशन अंग्रेजी से नहीं आएगी। और यही इमोशन ही नहीं आने देना चाहते, क्योंकि इमोशन से ही एकता होती है। एकता किस चीज से होगा? भावना से होगा। भावना स्वार्थ से नहीं होता है। और अंग्रेजी क्या है? स्वार्थ की भाषा है। सिर्फ अगर मैं बोलता हूं कि भारत के लोगों को भी अंग्रेजी सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए? इसलिए कि यह हमारी जरूरतें पूरी करता है। किस प्रकार की जरूरत पूरी करता है? जरूरत पूरी करता है कि अगर भारत को दुनिया में अगर मजबूत बनना है तो जिन लोगों ने कमजोर किया है उन लोगों को दोबारा, उन लोगों से आगे बढ़ने के लिए उनकी भाषा को सीख कर ही हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं। वैसे ही जैसे आप एक उदाहरण से काफी पर्याप्त होगा आपको समझ पाने के लिए। अंग्रेज जब भारत आते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं? वो पता है आपको? सबसे पहला काम करते हैं भाषा की राजनीति। एक तरफ वो अंग्रेजी में शिक्षा की शुरुआत करते हैं, अंग्रेजी में शिक्षा की शुरुआत करते हैं। क्राउन के अंडर में शासन जाने से पहले ही जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी यहां शासन कर रही थी, उसी समय में लॉर्ड मैकाले को भारत भेजा गया था ब्रिटिश शासन के द्वारा। और लॉर्ड मैकाले ने क्या सिफारिश की थी? लॉर्ड मैकाले ने सिफारिश की थी कि क्लास जो सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी से ऊपर की पूरी पढ़ाई केवल अंग्रेजी माध्यम में किया जाए। इसलिए क्यों? इसलिए कि अगर सेकेंडरी और उससे ऊपर की पढ़ाई अंग्रेजी में होगी तो इस देश की 90% आबादी शिक्षा विहीन हो जाएगी, क्योंकि उसके पल्ले विदेशी भाषा कोई पड़ेगी नहीं। और यही हुआ भारत के साथ। दूसरा, जितनी भी भारतीय भाषाएं थी उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर चलाया अंग्रेजों ने और कहा, अरे यार इंडियन लैंग्वेजेज में कुछ नहीं है, इसको सीख कर तो केवल और केवल जाहिल ही बन पाओगे आप। अगर विकास करना है तो अंग्रेजी सीखो, विकास करना है अंग्रेजी ड्रेस पहनो, विकास करना है तो अंग्रेजों की तरह सिगार पियो, विकास करना है तो अंग्रेजों की तरह चाय कॉफी और शराब पियो। ये साजिश थी भारत के खिलाफ। और उस साजिश में आज भी भारत के जितने भी ये विभाजनकारी शक्तियां हैं सब कोई सफल हो रही है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इनको हराने के लिए केवल सत्ता से नहीं हारेंगे ये कभी। जब तक जन जागरण के आधार पर ही जनता ही इनको जवाब दे सकती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।